ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एएचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी में आज पिछले हमारे लेक्चर में हमने मध्य चक्रों को प्रभावित करने वाले कारक जो पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, जो सीएल है वो कैसे बनती है और ओवुलेशन कैसे होता है। ओवा मैच्योर हुआ और फिर वो ओवा जो है ओवरी से रिलीज़ होता है तो ओवुलेशन कहते हैं इसको, ओवा का बाहर आना। और फिर उस पर कार्पस ल्यूटियम जो सीएल जो है वो बनती है। तो इसको हम देखते हैं। प्रत्येक मध्य चक्र में अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। एक सर्कल होता है तो वहाँ अंडा उत्सर्जन होगा। यह प्रक्रिया परिपक्व यहाँ ग्राफिन फॉलिकल से शुरू होती है, जिस पर हार्मोनों की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए उपयुक्त ग्राही अंग रिसेप्टर्स होते हैं। तो आप ये देखें, ये सारा डायग्राम तो आपने पहले उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पढ़ लिया है। तो ये इसका पूरा का पूरा देखिए, यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे इधर ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है और यूट्राइन हॉर्न है, ओवरी, और ये तो दिखा दिया। इनफंडिबुलम कहाँ दिखाया है? अच्छा चलिए, यूट्रस है, सर्विक्स है, यूरेथ्रा ओपनिंग और वेजाइना, क्लाइटोरिस एंड वल्वा। ये पूरा का पूरा डायग्राम दिया है इन्होंने। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है इन ग्राही अंगों से जुड़ जाता है। LH हार्मोन इससे थीका इंटरना की कोशिकाओं में, अब ये थीका इंटरना मैंने बड़ा सुंदर वो आपको ओवम का डायग्राम जो है वो शायद इसी में ही रखा होगा। उस समय मैंने आपको दिया था, दिखाया था। लेकिन चलिए, अब ये मैंने आपको देखिए यहाँ इसमें ये चीज़ आपको समझाई थी। ये देखिए, ये थीका इंटरना है, ये अंदर की लेयर है। ये जो है ये इसमें इसकी बढ़ोतरी होती जाएगी। थीका इंटरना की कोशिकाओं में एस्ट्रोजन का निर्माण बढ़ जाता है, जो फाइब्रोब्लास्ट व प्रोकोलेजिनेस की क्रिया को बढ़ा देता है। इसके फलस्वरूप पुटिका की भित्ति टूटने लगती है। LH क्या करता है? ल्यूटिलाइज कर देता है उसको। इसको ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये यूँ समझ लो, आप उसको घोल देता है, सिंपल सी भाषा के अंदर। तो आप तो जहाँ से वो, जैसे ही वो जगह बनेगी, कमज़ोर होगी वो जगह, तो वहाँ से जो होगा बाहर निकल आएगा। इसके फलस्वरूप पुटिका की भित्ति टूटने लगती है, कोलेजन की परत कमजोर होने लगती है। कोलेजिनोलाइसिस रक्त स्त्राव के कारण GF में रक्त इकट्ठा, ये कोलेजिनोलाइसिस हो रहा है इसका। कोलेजन जो इसमें है, टिश्यू है, फाइबर है, वो लाइसिस होना, उसका जो है वो ख़त्म होना, धीरे धीरे पिघलना, यानी कि लिक्विड होना। रक्त स्त्राव के कारण ग्राफियन फॉलिक में रक्त इकट्ठा होने लगता है तथा पुटिका की बाहरी परत अलग हो जाती है, जबकि आंतरिक परत एक नुकीला उभार पेपिला बना लेती है। धीरे धीरे पुटिका के अंदर का दाब, इंट्राफोलिकुलर प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि वो अभी मैंने आपको ये इस डायग्राम में भी दिखाया था कि ये जो इसमें ये जो लिक्विड है भरा हुआ है, इसमें लिक्विड फॉलिकुलाई, इसमें मैंने आपको बताया था ना, यहाँ ये सारा लिक्विड फॉलिकुलाई भरा हुआ है। तो यहाँ जब दाब बढ़ेगा इसका, ये प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो इसको फॉलिकल को बाहर की तरफ जो है वो प्रेस करेगा ये। तो ये जो उस डायग्राम को मैंने जो आपको भेजवाया है, उसको अच्छी तरह से आप देखोगे तो ये समझ में आएंगे आपके। प्रेशर बढ़ता है जिससे इसकी भित्ति पर दबाव पड़ता है और वह टूट जाती है। इसी के साथ इसके अंदर स्थित अंडा ओवम मुक्त हो जाता है। यह अंडा अंडवाहिनी के मुक्त सिरे इनफंडिबुलम पर
इनफंडिबुलम, वो जो उंगलियों जैसी मैंने संरचना बताई थी, उनके सिरे पर जो रोम होते हैं उनके द्वारा कैच कर लिया जाता है इस तरह से। ये मोशन चलता है वहाँ, इसको पकड़ लिया जाता है, रोमोसिलिया की गति द्वारा ग्रहण करके अंडवाहिनी में डाल दिया जाता है, अंडवाहिनी में भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये प्रक्रिया को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया। ओवरी से देखो अंडा रिलीज होगा, इनफंडिबुलम उसको पकड़ेगा, ये यूट्राइन हॉर्न में से होता हुआ ये बॉडी ऑफ यूट्रस में आ जाएगा, और हाँ ओविडक्ट दिखाया, ओविडक्ट में आएगा, फिर हॉर्ना में आएगा, फिर ये सर्विक्स है, वेजाइनल फॉर्निक्स है, कल मैंने आपको फॉर्निक्स समझाया क्या है, वेजाइना, वेस्टिबुल, यूरेथ्रल ऑरिफिस, क्लाइटोरिस और वल्वा। अब ये यहाँ पे उसका देखिए, इन्होंने वो जो मैंने अभी आपको फॉलिकल का वो चित्र दिखाया था, यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली बड़ा सुंदर इन्होंने शो किया। देखिए जर्मिनल एपिथेलियम, टूनिका एल्बुजिनिया, प्राइमरी फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल बना, और ये सेकेंडरी एंड टेरिटरी इसमें फॉलिकल जो है बना। तो ये इस तरह से इसमें फॉलिकल जो है बनता है, और ये फिर किस तरह से यहाँ से देखिए टूटता है और ये यहाँ से बाहर आता है। तो ये ओवरी एनलार्जमेंट, इस तरह से ओवरी का बढ़ना होता है। कुछ मात्रा में रक्त फूटी हुई पुटिका ग्राफियन फॉलिकल में आ जाता है और थीका की कोशिकाएं अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं। अंडरलाइन करना इसको, थीका की कोशिकाएं अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं। इस फटी हुई पुटिका को अब कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, यही वो सीएल है। अभी आपने देखा ना पीछे ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, तो यही वो कार्पस ल्यूटियम है जो थीका सेल के लूज होने से अंदर की लेयर द्वारा जो बना है, जो खड्डा पड़ा वो। और इसका भविष्य अंडे के भविष्य पर निर्भर करता है। थीका कोशिकाओं से ही संयोजी ऊतक के तंतु विकसित होते हुए सीएल में प्रवेश करते हैं। ये थीका कोशिकाएं बाद में क्रियाशील ल्यूटियल सेल्स यानी कि बन जाती है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। इस सीएल का आकार व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा 16वें दिन तक बढ़ते हैं, और अगर इस बीच निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो 17वें या 18वें दिन से सीएल का आकार रिग्रेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि घटना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भी घटने लगती है, क्योंकि सीएल रिग्रेस होने लग गया, छोटा होने लग गया। गाय, घोड़ी, भेड़, बकरी व मादा सूअर में सीएल का निर्माण इसी प्रकार होता है। केवल मादा सूअर सौ में सीएल द्वारा प्रोजेस्टेरॉन के अलावा रिलैक्सिन हार्मोन, अंडरलाइन रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है। एलएच न केवल अंडोत्सर्जन अपितु सीएल द्वारा इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के निर्माण में भी सहयोग करता है। तो वो तो करता ही करता है, क्योंकि सीएल बना है थीका सेल से, और वही जो है वो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन रिलीज कर रही है, उसमें तो है ही, फिर निर्माण में सहयोग करता है। सीएल के बने रहने एवं निर्माण के लिए एलएच आवश्यक होता है। तो एलएच नहीं होगा तो ल्यूटिडाइज होगा नहीं, तो सीएल बनेगी कहाँ से, थीका टूटेगा कैसे? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भेड़ों में इसके अलावा प्रोलैक्टिन, देखिए यहाँ भेड़ों में इनके दोनों के अलावा ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भी स्रावण करता है, हार्मोन भी आवश्यक होता है। जबकि मादा सूअर में एलएच की एक बार मिली हुई मात्रा सिंगल डोज ही सीएल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। संपूर्ण गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान सीएल क्रियाशील रहता है। वह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन, अंडरलाइन कर लेना इसको, पूरी लाइन को, यह आपको याद होना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता रहता है। और जब इसमें इसकी कमी आ जाती है तो आपने देखा होगा कि अगर बहुतायत कमी नहीं है, थोड़ी कमी है, तो आपने देखा होगा कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। और जिनमें एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो वो आपको ये कहेंगे कि हमारी भैंस है, गा ब्यान वाली अब पीछो दिखावे, यानी कि क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया, तो वो क्या होगा, सैक्रोसिएटिक लिगामेंट जो लूज होगा, मसल लूज होंगे, एस्ट्रोजन बढ़ गया, वेजाइनल लिप्स लूज हो जाएंगे, सर्विक्स हल्का सा खुलेगा, तो क्या होगा, वो जो सर्विक्स है यहाँ तो बाहर देखना शुरू हो जाएगा, फूल कहते हैं, फूल दिखावे, पीछा दिखाती है, फूल दिखाती हैं, तो ये इस कारण से होता है। गर्भाशय सीएल के कार्य को नियंत्रण करने में मदद करता है। गर्भाशय यूट्रस जो है
एनिस्टस वाली गाय में अगर गर्भाशय प्रसार यूट्राइन डायलेशन या उत्तेजन किया जाए तो सीएल अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि इस क्रिया में गर्भाशय की दीवार एक रसायन का निर्माण स्राव करती है जो सीएल को नष्ट कर देता है। इस रसायन को यूट्रोलाइसिन, अंडरलाइन या प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। तो यही देते हैं जब अगर मान लो सीएल रिग्रेस नहीं होती तो PGF2 अल्फा की डोज जो है वो दी जाती है। अगर गर्भाशय में इंट्रायूट्राइन या मांसपेशियों में इंट्रामस्कुलर, ये देखिए आ गया यही हो, PGF2 अल्फा की अधिक मात्रा प्रवेश करा दी जाए तो सीएल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो जिनमें PCL होता है ना, परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम, तो जानवर हिट में नहीं आता, बहुत परेशानियां होती हैं, जबकि उसमें बच्चा नहीं होता, गाभण नहीं होती है, तो उस समय ये PGF2 अल्फा का इंजेक्शन जो है उसके लिए बहुत ही बढ़िया कारगर होता है। तो ये इसके 5 से 6 मिलीग्राम मात्रा इंट्रायूट्राइन या 25 से 30 मिलीग्राम मात्रा इंट्रामस्कुलर दी जाए तो पशु 48 से 72 घंटे के अंदर ही ताप में आ जाता है, क्योंकि सीएल रिग्रेस हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन लेवल तुरंत जीरो हो जाता है, उधर से एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है। सीएल एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। अंतःस्रावी क्योंकि इसमें कोई डक्ट थोड़ा है, इसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। पूरे प्राणी जगत में ऐसी धारणा है कि यह सबसे ज़्यादा रक्त आपूर्ति यानी कि मोस्ट वेस्कुलर अंग वाला अंग है, ज़्यादा रक्त आपूर्ति होती है, इसको अंडरलाइन करना। सीएल में बहुत ज़्यादा जो है वो रक्त की आपूर्ति, मोस्ट वेस्कुलर अंग है। सीएल के भविष्य के आधार पर इसे कई प्रकारों में बांटा जाता है। तो ये पहला है, इसको कार्पस हेमोरेजिकम, हेमोरेजिकम मतलब तो जख्म होता है, हेमोरेजी। तो ये देखिए जख्म है तो खून है, हेमोरेजी का खून। बस अंडोत्सर्जन के तुरंत पश्चात की पुटिका GF जो ग्राफिन फॉलिकल है जिसमें रक्त भरा रहता है, तो ये कार्पस हेमोरेजी का है। कार्पस ल्यूटियम विरम, यदि मादा निषेचन के पश्चात गर्भित प्रेग्नेंट हो जाती है तो बनने वाला सीएल पूरी तरह विकसित हो जाता है, तो इसको तथा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। इसको कार्पस ल्यूटियम वेरुम कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना, यही काम का है। कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम वह सीएल जो अगर्भित मादा पशु में पाई जाती है। अभी जिसको हटाने के लिए हमने कहा ना PGF2 अल्फा दिया जाता है, ये वो है, अगर्भित है और लेकिन फिर भी सीएल है उसमें, तो इसको PCL परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम। D कार्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स वह सीएल जो विघटित हो रहा होता है तथा अक्रिय होता है, इसकी क्रियाशीलता एकदम से रुक जाती है, वह रक्त आपूर्ति भी बंद हो जाती है, इसमें रिक्त स्थान पैदा हो जाते हैं। यह विघटित होता हुआ सीएल अंडाशय पर एक संयोजी के दाग के रूप में 2 से 3 बद्ध चक्रों तक बना रहता है, बस एक दाग सा ही रह जाता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स। तो ये सीएल जो है कितनी तरह की है, कैसे बनती है, किस तरह से ये ओवरी पे ल्यूटिलाइजेशन होता है, LH द्वारा घोला जाता है उस परत को, थिक्का को, और फिर ये बाहर आता है। तो ये प्रक्रिया पूरी की पूरी हमने इसमें समझी। अब नेक्स्ट हमारा है मादा जनन तंत्र के हार्मोन, और 2 हार्मोन है बड़े इंपॉर्टेंट, एक FSH और एक LH। LH तो मैंने अभी बता दिया आपको कि क्या करता है, LH तो हमने पूरा भी पढ़ लिया, और एक है हमारे पास FSH। तो पहला हमें FSH को पढ़ेंगे। तो FSH को पढ़ने के लिए ये ज़्यादा इस तरह के चक्कर में आप पढ़ोगे तो ये आपको इसमें कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी डिटेल दी हुई है। मादा जनन तंत्र को प्रभावित करने वाले हार्मोन निम्न प्रकार हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो इसको मैं एक बड़े शॉर्ट इस सिस्टम में आपको मैं बता देता हूँ। इसको पहले आप इसको मेरा जो शॉर्ट है उसको समझ लें, इसको पूरे को मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो शॉर्ट है ना वो बड़ा ही आपके काम का है। देखिए इसमें पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है,
ब्रेन का पार्ट। तो अब आप देखिए हाइपोथैलेमस में क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रौढ़ता के साथ ही यौवन आरंभ अवस्था आ जाती है, जब पशु वातावरण से प्राप्त होने वाली निम्न सूचनाओं को नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा ग्रहण करता है। तो यहाँ देखिए इन्होंने भी यही इसको बताया कि ये रिसेप्टर्स हैं, ये नर्वाइन जो है नर्वस कंट्रोल है, हायर नर्वस कंट्रोल है, और इसमें यहाँ देखिए एक्सटीरियो रिसेप्टिव फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है, एक्सटीरियो रिसेप्टिव फैक्टर। तो एक्सटर्नल जो हम फैक्टर्स को रिसीव करते हैं वो हाइपोथैलेमस पे जो है वो असर करता है, और फिर सेक्सुअल बिहेवियर चेंज होता है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है, पहले तो इसको आप सुन लें, फिर मैं इस जो आपका डायग्राम है इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा एक एक शब्द इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन ये बड़े सुंदर है इसमें आपको। तो देखिए ऑल फैक्ट्री लोब इसमें जो है ये इसमें ऑप्टिक क्याज्मा यहाँ दे रखा है OC के नाम से, ये ऑप्टिक क्याज्मा है। ऑप्टिक क्याज्मा क्या होता है, ब्रेन से नर्व जो है आँखों को जाती हैं जो, तो एक जगह ये क्रॉस करती हैं। लेफ्ट ब्रेन का पार्ट राइट आई को जाता है, राइट ब्रेन का पार्ट जो नर्व है वो लेफ्ट को जाती है। तो ये आपस में क्रॉस करती है, जहाँ क्रॉस करती हैं उसे हम क्याज्मा कहते हैं। तो ये जो OC है ऑप्टिक क्याज्मा कहते हैं इसको। तो ऑप्टिक क्याज्मा ये जो है आँख जब देखती है तो ये रिसीव करता है। तो ये क्या होता है इसमें, देखिए ओल फैक्ट्री लोब में देखने से विजुअल। अब देखिए मादा अगर नर को देखती है और नर जो है मादा को अगर देखता है तो ये जो ऑटोमेटिकली वो रिसेप्टर्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस में काम करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होगा इसमें, FSH और LH जो है वो रिलीजिंग सेंटर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम VMN कह रहे हैं। VMN क्या है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। वेंट्रोमीडियल, एक तो डोर्सोमीडियल होता है, एक वेंट्रोमीडियल साइड का, एक होता है डोर्सल, एक होता है वेंट्रल। तो आप देखें वेंट्रो, ये यहाँ पे वेंट्रो मीडियल, ये जो है वेंट्रोमीडियल, मिडल भी नहीं हुआ, मीडियल, मिडल साइड अंदर की साइड आ गई, वेंट्रल जो है डोर्सल और वेंट्रल नीचे की साइड। तो ये आधा सा पार्ट अंदर और नीचे वाला ये पार्ट है इसका। तो इसमें से आपको क्या हुआ, ये सेंटर है FSH और LH रिलीजिंग का, हार्मोन को रिलीज करने का। रिलीज नहीं करेगा ये, रिलीज नहीं करेगा ये, मेरे ख्याल से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को यहाँ रिलीज करेगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से इसको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को ये रिलीज करता है। और फिर वो पिट्यूटरी से जो FSH और LH आते हैं। ये अभी आगे और देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया देखने का, विजुअल से, मादा नर को, नर मादा को। ऑल्फैक्टरी लोब क्या है, सूंघने से। जो फिरामोन्स आते हैं ना, फिरोमोन्स आपने देखिए जब मेल जो है वो फीमेल के पास से गुजरता है तो ये फिरोमोन्स हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये उसको सूंघने से इसका पता चलता है। ऑडिटरी, सुनने से, तो ये भी हाइपोथैलेमस से सीधा जो है कान के जो जितने भी सिस्टम हैं वो नर्व्स हैं वो कान से जो है जैसे आवाज़ सुनाई दी, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलाई मिलता है। और टैक्टाइल यानी कि स्पर्श करना, स्पर्श करने से। तो ये मैं लाइन आपको अब जो बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी इसमें फिट हो रही है। तो इसको आप इसी तरह से आप याद कर लें, छूने और ये देखने और ये इस तरह से आवाज़ सुनने से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये। तो ये फैक्टर है GnRH। ये क्या करता है, ये GnRH का उत्पादन करता है। और ये GnRH हार्मोन हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम द्वारा सूचना पहुंचाता है पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी को, और वहाँ से हार्मोन का स्राव शुरू होता है और उनकी क्रिया जो है वो दिखाई देने लग जाती है बाहर। तो सेक्सुअल बिहेवियर यहाँ दिखा है, ये यहाँ पे सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो नजर आने लग जाता है। तो ये आप जो है इसको अगर पहले मध्य रखेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया, तो ये आपके बड़ा
बहुत ही आसान हो जाएगा इसको समझना। ये देखिए, अब ये पूरा पोर्शन हाइपोथैलेमस का इन्होंने बता दिया। हायर नर्वस कंट्रोल है, ये हायर नर्वस कंट्रोल है यहाँ पे। तो देखिए ये एच है, वो है एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ओसी जो है ऑप्टिक क्याज्मा है, और एक्स्ट्रोसेप्टिव फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दिया। और इसमें ये जो POA है वो है प्री ऑप्टिक एरिया। अभी मैंने बताया आपको, ऑप्टिक आंख वाला प्री ऑप्टिक एरिया, जिसे देख करके वो हाइपोथैलेमस को रिस्पॉन्स जाएगी। तो ये जो प्री ऑप्टिक एरिया है, ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का भी कार्य करता है। तो इसमें हमें देखा कि ये हाइपोथैलेमस का, अच्छा इसमें एक आता है ARC। ये देखिए ARC, ये अर्क्यूट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस है। हाँ, अर्क्यूट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस है। ये जो है दो तरह के हैं, इसमें ARH व ARS। ये इस मतलब ये तो बहुत ज़्यादा डीप है इसकी गहराई। आपको इतनी गहराई में मैं नहीं समझता जाने की आवश्यकता है, समय LSA तक के लेवल में। तो इसको बार बार आपने इसको पढ़ोगे तो ये आपके ये एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। ऐसी कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, इधर ये देखिए FSH यानी कि RH, FSH रिलीजिंग हार्मोन, LH रिलीजिंग हार्मोन, और सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। यही अभी मैंने जो बताया आपको, हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के द्वारा ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंच रहा है। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी पे आ गए हम, पिट्यूटरी पे। तो ये देखिए, इसका एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। और एंटीरियर लोब में 3 तरह की सेल होती हैं, ये एक दी नहीं इन्होंने, एसिडोफिलिक, बेसोफिलिक। और इसके बाद में ये देखिए पोस्टीरियर इसका लोब है, उससे ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, शायद नहीं, रिलैक्सिन नहीं, सॉरी, वासोप्रेसिन। यस, ये दो जो है वो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। तो ये देखिए, ये यहाँ पे अब ये हार्मोन यहाँ इसके एक्शन से रिलीज हो गए। अब रिलीज होने पर अब ये आगे जाके ओवरी पे क्या करेंगे, वो हमने पीछे मैंने अभी आपको बता भी दिया, पीछे पढ़ लिया हमने। ओवरी पे क्या करेंगे ये जाके, देखिए FSH क्या करेगा, ओवरी को मैच्योर करेगा, फॉलिकल को। जो फॉलिकल बना उसको मैच्योरिटी देगा, ये वो मैच्योर होगा। और फिर उसके अंदर जो FSH है, ये देखिए इसने बड़ा सुंदर इन्होंने डायग्राम दिया है। ये थीका इंटरना, अभी जो हमने थीका इंटरना पढ़ा, तो ये जो देखिए ग्रोविंग जो है हो रहा है, ग्रोविंग फॉलिकुल है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है इसमें, ये एस्ट्रोजन नीचे दे रखा है, बढ़ रहा है। और ये जैसे ये बढ़ा तो इसमें जैसे पूरा कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे एस्ट्रोजन के कारण ये जो द्रव्य अभी मैंने आपको समझाया था वो अंदर पूरा बढ़ गया। बढ़ने के कारण प्रेशर बढ़ गया और उधर से LH रिलीज हुआ। देखिए LH उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे ही थीका न्यूट्रलाइज होगा, वो जो बड़ा लूज हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, या ल्यूटिलाइजेशन जिसको कहते हैं, और ये ओवा मेच्योर है जो वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए ओवम बाहर आता हुआ बता रखा है इन्होंने यहाँ पे। और ये जहाँ से बाहर आया वो जो सेल है डिप्रेस होगी, जो खड्डा है वो जो है वो कार्पस ल्यूटियम बन गई और ये प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करना शुरू कर देगी। अभी हमने पढ़ा कि अगर ये प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता रहता है, प्रेगनेंसी है, तो इसकी रिस्पांस प्रोजेस्टेरॉन की सीधी हाइपोथैलेमस में जाएगी, हाइपोथैलेमस में, कि अब जो क्या करना भाई, आपने अब जो है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज की तरफ नहीं बढ़ना है। अभी हमने पीछे देखा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो ये यहाँ से रिस्पांस जैसे ही गई तो ये सारा का सारा जो है दोबारा वो अब जो है हीट में नहीं आएगा जानवर, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है तो हल्का फुल्का एस्ट्रोजन है भी तो वो दब जाता है, और उसके कारण जो है जब तक प्रेगनेंसी रहती है तो जानवर जो है वो हीट में नहीं आता है। तो एक यहाँ पे ये PIW एक वर्ड दे रखा है, PIW। देखिए तो ये PIW का क्या मतलब है,
इसको ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए नींद के लिए हमारे लिए। डोपामाइन, डोपामाइन कहते हैं इसको, डोपामाइन। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, डोपामाइन, या इसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी इसका नाम है, डोपामाइन कहते हैं इसको, डोपामाइन। मैं समझता हूँ ह्यूमन बीइंग में शायद डोपामाइन इसके लिए बड़ा ही ब्रेन की शांति के लिए और इस तरह बोलते हैं कि भी इसका आराम से चैन से नींद का इसमें जो है वो ऐसा कुछ मैंने शायद सुना है। तो ये डोपामाइन जो है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हार्मोन है, ये रिलीज होता है। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा था PIW, इसको डोपामाइन कहते हैं, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन इसका नाम है। PIH है, सॉरी ये मेरे ख्याल से PIH होना चाहिए इसमें, अब ये साफ नज़र नहीं आता, होता तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है तो PIH होना चाहिए। अब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा, कहीं कहीं प्रिंट अच्छा नहीं है। तो चलिए इसको देख लें, कोई एक इससे कोई इतनी लंबी चौड़ी, तो ये प्रक्रिया आपके समझ में आ जानी चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि शायद आ गई है। तो ये देखिए, इंटर रिलेशन अमंग हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवरी। अब हमारे पास जो है वो आता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। यह भी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसके मुख्य कार्य परिपक्व पुट्टिकाओं, ग्राफियन फॉलिकल का विघटन करना, ल्यूटिलाइज करना, उनमें ओवुलेशन कराना तथा अस्थायी अंतरस्रावी ग्रंथि अर्थात सीएल के निर्माण की शुरुआत करना। ये पढ़ लिया हमने। LH कुछ मात्रा में पुट्टिका वृद्धि, फॉलिकुलर ग्रोथ व एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में भी सहयोग करता है। LH के कार्य करने से पूर्व उस स्थान पर FSH की क्रिया का होना आवश्यक है। यस, जब तक फॉलिकुल मैच्योर नहीं होगा LH क्या करेगा, ल्यूटिलाइज कहाँ से करेगा, किसको? LH थीका कोशिकाओं का ल्यूटिनाइजेशन या ल्यूटिनाइजेशन कर देता है। अभी मैंने पीछे अपने ये पढ़ लिया, तो ये यहाँ पे यही बताया, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आएंगे, ये जो क्या करेगा, FSH और LH को रिलीज एंटीरियर पिट्यूटरी बॉडी से करवाएगा। फॉलिकल मैच्योर होगा, ग्रोथ होगी, मैच्योरेशन होगा, और ये देखिए जैसे ही LH आया तो इसने जो है यहाँ ल्यूटिलाइजेशन किया। ल्यूटिलाइजेशन से क्या होगा, ल्यूटिलाइसिन या PGF2 अल्फा बोलते हैं इसको। तो इससे ल्यूटिलाइजेशन अगर हो गया तो ये ओवुलेशन हो जाएगा, और अगर ओवुलेशन हो जाता है तो सीएल बनेंगी तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है स्रावित करेगी, और प्रोजेस्टेरॉन जो यूट्रस पर प्रभाव डालेगा तो बच्चे के लिए तैयार करेगा इसको। तो जैसे ही ये इस तरह की प्रक्रिया आती है कि अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांट होगा बच्चा, तो ये मैसेज जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को चला जाता है, नेगेटिव फीडबैक, कि भाई अब इसको रिलीज आप मत करें। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण। और इधर अगर ये नहीं होता है तो सेम प्रक्रिया दोबारा जो है वो चल पड़ती है, फॉलिकल ग्रोथ। और अगर ये प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता चला जाता है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन से फिर यूट्रस में चेंज आने शुरू होते हैं, और वो उसी तरह की प्रक्रिया हीट में आने की फिर शुरू हो जाती है। तो ये हमने दोनों के दोनों आज जो है वो इसको कंप्लीट हो गए हैं। तो आज अब ये हार्मोन तो बहुत ही छोटे से रह गए। कितना हो गया टाइम? ये तो बड़ा ही छोटा सा है, चलो खैर बाद में कर लेंगे, कोई खास बात नहीं इसको, उस दिन नेक्स्ट डे उसको चैप्टर को शुरू करने से पहले। थैंक यू वेरी मच।